दो पड़ोसी देश एक दूसरे पर अरबों डॉलर का टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। एक टॉप लेवल का जासूस चुपचाप रूस पहुंच गया है। एक समुद्री रास्ते को फिर से खोलने की कोशिश हो रही है। युद्ध में फंसे एक देश में जबरन भर्ती का डर बढ़ रहा है। और भारत का एक पड़ोसी देश समंदर में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा है। ये पांचों खबरें आज की दुनिया भर की सुर्खियों में हैं और हर एक खबर हमें ये बताती है कि ताकतवर देश अपनी सीमाओं के भीतर या बाहर किस तरह अपनी सत्ता को बचाने में जुटे हुए हैं। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी या ऐसे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल अक्सर वहीं से आते हैं जहां दुनिया की सत्ता संतुलन बदल रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड अफेयर्स राउंड अप। मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। आज की हमारी पहली बड़ी खबर अमेरिका कनाडा के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से जुड़ी हुई है। 21 अगस्त की रात दोनों देशों के बीच चल रहा ट्रेड टॉक्स टूट गया और फिर आधी रात होते ही अमेरिका ने कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया कि कनाडा भी अमेरिका पर डॉलर फॉर डॉलर की जवाबी टैरिफ लगाने वाला है। यह टैरिफ 8 सितंबर से लागू होगा और अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों पर असर डालने वाला है। मार्क कार्नी ने सीधे शब्दों में कहा है, अमेरिका ने हम पर हमला किया है। इसके बाद कनाडाई पीएम ने अमेरिका संग ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड किया और फिर अपनी टीम को वापस देश बुला लिया। गुस्साए ट्रंप ने अगले ही दिन धमकी दी कि वे अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर मौजूद लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले मैक्सिको की खाड़ी को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम देने की कोशिश की थी। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिका कनाडा दशकों से USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के तहत ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं। इस खबर में एग्जाम के लिए दो जरूरी सवाल है। पहला सवाल है, अमेरिका कनाडा और मैक्सिको के त्रिपक्षीय व्यापार समझौते को क्या कहते हैं? जवाब है USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। दूसरा सवाल है, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जवाब है मार्क कार्नी। दूसरी खबर काफी दिलचस्प है। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ अचानक रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और वहां उन्होंने रूसी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की है। ये मीटिंग बेहद खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार CIA चीफ रूस पहुंचे हैं। 2021 में तब के CIA चीफ विलियम बर्न्स ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और फिर ठीक 3 महीने बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। फिलहाल क्रेमलिन ने पुतिन और रेडक्लिफ की मुलाकात को लेकर ना पुष्टि की है ना ही इनकार किया है, बस इतना कहा है कि पुतिन रेडक्लिफ मुलाकात की कोई योजना नहीं है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए मॉस्को पर अपने हमलों को रोक दे। CIA चीफ ऐसे समय पर रूस पहुंचे हैं जब अमेरिका की नजर ईरान युद्ध पर भी टिकी हुई है। अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को सैटेलाइट इमेजरी में मदद की थी, हालांकि मॉस्को इससे इनकार करता हुआ आया है। यह खबर बताती है कि भले ही अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका रूस बातचीत के चैनल अभी भी खुले हुए हैं। यह खबर अपने साथ एग्जाम के लिहाज से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आई है। पहला क्वेश्चन है, CIA का पूरा नाम क्या है? आंसर है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ था? आंसर है फरवरी 2022 में। आज की हमारी तीसरी खबर मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी हुई है। ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खोलने पर बातचीत की है। फरवरी 2026 से जारी अमेरिका ईरान जंग के बाद से ही ये समुद्री रास्ता लगभग बंद पड़ा हुआ है, जबकि सामान्य दिनों में दुनिया का करीब 20% ऑयल गैस यहीं से एक्सपोर्ट होकर गुजरता था। ईरान और ओमान टेम्पररी जॉइंट मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने और बारूदी सुरंगें साफ करने पर एग्री हुए हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने उम्मीद जताई है कि टेम्पररी कॉरिडोर का ऐलान जल्द हो जाएगा, जबकि परमानेंट सॉल्यूशन पर अगले 30 से 60 दिनों में और भी ज्यादा बातचीत होने वाली है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे सी रूट पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर्स देश सीधे इससे प्रभावित होते हैं। कॉरिडोर खुलने से ऑयल प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकती है, जिससे महंगाई भी कम होगी। अब आइए इस खबर से जुड़े दो सवालों के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफी अहम है। अगर पहले सवाल की बात करें तो वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो समुद्री इलाकों को जोड़ता है?
इसका जवाब है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दुनिया के कुल तेल गैस एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है? जवाब है करीब 20%। चौथी खबर रूस के भीतर से है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूसी अधिकारी सेना में रिक्रूटमेंट के लिए डराने धमकाने वाले तरीकों को अपना रहे हैं। रूसी अधिकारी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें छोटे अपराधों में अरेस्ट किया गया है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वो सेना में भर्ती नहीं होंगे तो उनके ऊपर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया जाएगा और इसके बाद उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। एक थिंक टैंक के मुताबिक रूस हर महीने युद्ध में करीब 30,000 सैनिकों को खो रहा है, जबकि नए सैनिकों की रिक्रूटमेंट सिर्फ 27,000 ही हो पा रही है। यही वजह है कि अब रूस में जबरन सेना में भर्ती की रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि क्रेमलिन फिलहाल इस तरह के आरोपों को नकारता हुआ आया है। आपको बता दें कि रूस ने सितंबर 2022 में पहली पार्शियल मोबिलाइजेशन अनाउंस किया था, जिसके बाद हजारों युवा पड़ोसी देश भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सकता है और इसके बाद जंग लड़ने भेजा जा सकता है। रूस से जुड़ी हुई इस खबर में 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस ने पहला पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान कब किया था? आंसर है सितंबर 2022। दूसरा क्वेश्चन, रूस में जबरन सेना में भर्ती क्यों की जा रही है? जवाब है क्योंकि सेना में सैनिकों की संख्या घट रही है। आखिरी खबर डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी से है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन पैरासेल द्वीप समूह के यांगोंग आइलैंड पर नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यह जगह एंटीलोप रीफ के करीब है। यह वही इलाका है जिसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन यहां अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना चुका है। सैटेलाइट कंपनी वेंटर के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की शुरुआत मार्च-अप्रैल में हुई थी और अगस्त तक 3 हिस्सों में आगे बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर चीन रडार फैसिलिटी बना रहा है जो आगे चलकर बड़े मिलिट्री बेस को सपोर्ट करेगी। यह खबर काफी अहम है क्योंकि साउथ चाइना सी पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान भी दावा करते आए हैं। 2016 में एक ट्राइब्यूनल ने चीन के अधिकतर दावों को खारिज कर दिया था, पर चीन उसे मानने से इनकार करता रहा है। भारत के लिए भी ये इलाका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला ट्रेड रूट हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है। साउथ चाइना सी से जुड़ी इस खबर से 2 ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। पहला सवाल है, 2016 का ट्राइब्यूनल किस कानून के तहत बना था? जवाब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दूसरा सवाल है, पैरासेल द्वीप समूह पर वर्तमान में किस देश का कंट्रोल है? जवाब है चीन का। तो ये थी वो 5 खबरें जो आने वाले सालों की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की दिशा तय करने वाली है। इसलिए एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए इन्हें समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले किसी इंसान के लिए। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का सवाल है, रूस में मोबिलाइजेशन का डर बढ़ रहा है और उसी बीच CIA चीफ खुद मॉस्को पहुंच चुके हैं। आपके हिसाब से क्या ये यात्रा रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की एक कोशिश है या सिर्फ एक कूटनीतिक दिखावा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, एग्जाम की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।